डियर डैड, गुड मॉर्निंग। ये रही आपके लिए ग्रीन टी। आप रेडी हैं मॉर्निंग वॉक के लिए? यस माय डियर डॉटर, वो दीवार पर निगाह गड़ाए हुए बोली। डैड, ये पेंटिंग कब लगवाई? पहले तो यहाँ शायद बच्चों वाली कोई पेंटिंग थी। हाँ, ये कल ही लगाई है। मैं पिछली बार जब मुंबई गया था तो वहाँ की आर्ट गैलरी से इसे खरीदा था। क्यों, अच्छी नहीं है क्या? बेबस आंखें टाइटल मन ही मन पढ़ती हुई वो बोली। डैड, आपकी कंपनी का लोगो भी आंखें हैं और अब कमरे में इतनी बड़ी पेंटिंग भी खरीद कर लगा ली है। आंखों के साथ कोई खास घटना जुड़ी है क्या? केशव के हाथ जूते के फीते बांधते हुए कांप उठे थे। उन्होंने अपने को संभालते हुए बात बदली। स्वरा, तुम विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी हो, अब आगे तुम्हारा क्या इरादा है? डैड, क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आपके चेहरे पर रोज जैसी ताजगी नहीं दिख रही है। पहले मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करूंगी, उसके बाद घूमने चलेंगे। स्वरा ने डैड का ब्लड प्रेशर चेक किया और बोली, ब्लड प्रेशर तो आपका बिल्कुल नॉर्मल है, फिर क्या बात है? कुछ नहीं, आज तुम्हारी दादी की पुण्यतिथि है, इसलिए उनकी याद आ गई। डैड, आप दादी को बहुत प्यार करते थे? धीमी आवाज में हाँ कहते हुए उनकी अंतरात्मा कांप उठी। वे किस मुंह से अपनी बेटी को अपनी सच्चाई बताएं? उन्होंने फिर बात बदलते हुए कहा, तुमने बताया नहीं कि आगे तुम्हें क्या करना है? डैड, मैं सोच रही हूँ कि आपको ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। केशव ने प्रसन्नता के अतिरेक में बेटी को गले से लगा लिया। मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे तुम जैसी बेटी मिली। डैड, आज कुछ खास है? हाँ, सुबह 8 बजे हवन और शांति पाठ, फिर अनाथ आश्रम में बच्चों को भोजन व कपड़े बांटना, दोपहर 2 बजे वृद्धाश्रम के नए भवन का उद्घाटन और वहाँ पर तुम्हारी दादी की मूर्ति का अनावरण। आई हॉस्पिटल में कंपनी की ओर से निशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन शिविर लगवाया गया है। शाम 6 बजे ऑफिस में दादी की स्मृति में जो बुलेट बनाई गई है उसका वितरण और सभी कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा। तुम साथ रहोगी ना? यस पापा, क्यों नहीं, मैं दिन भर आपके साथ ही रहूंगी। थैंक्स बेटा। केशव जिस काम में हाथ लगाते हैं सोना बरसने लगता है। देश भर में उनका व्यापार फैला हुआ है। 20 से 22 वर्ष के व्यवसायिक दौर में वे देश की जानी मानी हस्ती बन गए हैं। उन्होंने अपना बिजनेस अपनी माँ भागवती देवी के नाम पर भगवती स्टील, भगवती फैब्रिक्स, भगवती रियल एस्टेट आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया है। भागवती मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट देश में उच्च श्रेणी में गिना जाता है। दिन भर के व्यस्त कार्यक्रम के बाद केशव रात में जब बेड पर लेटे तो सोचने लगे कि स्वरा को कंपनी ज्वाइन करने के अवसर को वे किस तरह से भव्य बनाए। फ्रांस के साथ ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एक डील फाइनल स्टेज पर थी। उन्होंने मन ही मन स्वरा फैशन एवं ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का निश्चय किया। अब उनका मन हल्का हो गया था। उन्होंने नींद की गोली खाई और सो गए। अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने अपनी सेक्रेटरी जया को बुलाया। मेरे आज के अपॉइंटमेंट्स बताओ। सर, सुबह 10 बजे ऑफिस के नए प्रोजेक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन देखना है और उस पर बातचीत करनी है। 2 बजे फ्रेंच डेलीगेशन के साथ नई कंपनी को लेकर अपनी मीटिंग है, डील फाइनल स्टेज पर है। शाम 7 बजे सरकारी अफसरों के साथ मीटिंग है। वे दिन भर काम में लगे रहे। शाम को 6 बजे वे थका हुआ महसूस करने लगे। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी। वे मीटिंग कैंसिल करके उदास व मायूस चेहरे के साथ घर पहुंचे। आज वे समय से पहले घर पहुंच गए थे। आलीशान महल जैसी कोठी में नौकरों की भीड़ तो थी पर उनका अपना कहने वाला कोई नहीं था। बेटा अंबर अब 22 साल का हो चुका था। दाढ़ी मूछें आ गई थी पर उसे छोटे बच्चे भी हरकत करते देख केशव मन ही मन पढ़ते। वे कॉपी पेंसिल लेकर पापा पापा लिखता रहता। वो सहमा सिकुड़ा बड़े से आलीशान कमरे के एक कोने में बैठा हुआ या तो टीवी देखता रहता या कॉपी में पेन के कुछ कुछ लिखता रहता। जब कभी वे उसके खाने के समय पर आ जाते हैं तो डाइनिंग टेबल पर उनको देखकर मुस्कुराकर वह खुशी जाहिर करता है। जिस बेटे के पैदा होने पर उन्होंने घर घर लड्डू बांटे थे, उसी बेटे को अपनी आंखों से देखकर वे पल पल मरते हैं और जिस तकलीफ देह पीड़ा से वे गुजरते हैं ये उनका दिल ही जानता है। दुनिया की दृष्टि में वे सफलतामय व्यक्ति हैं, पर सब कुछ होते हुए भी वे अंदर से हर क्षण आंसू बहाते हैं।
पत्नी कनकलता और बेटे अंबर के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। मांस के लोटरे जैसे बेटे को गोद में लेकर कनकलता सदमे की शिकार हो गई थी। एक और पत्नी को पड़ने वाले लंबे लंबे दौरे, दूसरी ओर मेंटली रिटायर्ड बच्चा और साथ में बढ़ता हुआ बिजनेस। गरीबी की मार को झेलते हुए केशव ने पैसे को प्राथमिकता देते हुए अपने बिजनेस पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन आज अथाह धन होते हुए भी संसार में वे अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। बेटी स्वरा ही उनकी जिंदगी थी। उसको देखते ही उन्हें अपनी पत्नी कनकलता का चेहरा याद आ जाता। वो हूबहू अपनी माँ पर गई थी। अचानक उनकी निगाहें घड़ी पर गई। रात के 9 बज रहे थे। अभी तक स्वरा नहीं आई थी। उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। वो कभी भी देर रात तक घर से बाहर नहीं रहती। अगर देर से आना होता तो वो मैसेज जरूर कर देती थी। वे परेशान होकर अपने कमरे से बाहर आकर बरामदे में चहलकदमी करने लगे। तभी उनके फोन की घंटी बज उठी। उस तरफ बेटी स्वरा की घबराई हुई आवाज थी, पापा मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट। उसके बाद किसी दूसरे आदमी ने फोन लेकर कहा, हम लोग इसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं, खून बहुत तेजी से बह रहा है, आप तुरंत पहुंचिए। यह खबर सुनते ही केशव अपना होश खो बैठे। ये सब उनके अपने कर्मों का फल था। जब उनके पास पैसा नहीं था तो वे ज्यादा खुश थे। कितने अच्छे दिन थे। उनका छोटा सा परिवार था। वे अपने अतीत में खो गए। वे थे और थी उनकी अम्मा। पिताजी बचपन में ही उनका साथ छोड़ गए थे। अम्मा ने कपड़े सिल सिल कर उनको बड़ा किया। अम्मा ने अपने दम पर उनको पढ़ाया लिखाया। उनकी नौकरी लगते ही अम्मा को उनके विवाह की सूझी। छोटी उम्र में ही उनकी शादी कर दी। पत्नी कनकलता सुंदर और साथ में समझदार भी थी। उनकी माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। छोटी सी तनख्वाह में हर समय पैसे की किचकिच से वे परेशान रहते थे। फिर भी जब अम्मा शाम को गरम गरम रोटियां सेक कर खिलाती थी तो वे कितनी संतुष्टि महसूस करते थे। पर उनकी पैसे की हवस ने उनके हाथ से उनकी सारी खुशियां ही छीन ली। बचपन से ही उन्हें पैसा कमाने की धुन थी। जब वे बहुत छोटे थे तो लॉटरी का टिकट खरीदा करते थे। एक बार उनका 1 लाख रुपए का इनाम भी निकला था। दिन रात पैसा कमाने की नित नई तरकीब उनके दिमाग में घूमती रहती थी। एक दिन अखबार में उन्होंने एक चलती हुई फैक्ट्री के बहुत कम कीमत में बिकने का विज्ञापन पढ़ा। उन्होंने मन ही मन उस फैक्ट्री को हर सूरत में खरीदने का निश्चय कर लिया। स्वरा का जन्म हो चुका था। खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। उन्होंने फैक्ट्री खरीदने के लिए अम्मा को घर बेचने पर मजबूर कर दिया। अम्मा बेटे की जिद पर और जबरदस्ती देख सकते में थी। वे रोती हुई बोले, लल्ला हम रहेंगे कहाँ? अम्मा कुछ दिनों की तो बात है, मैं आपको बहुत बड़ी कोठी खरीद कर दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। अम्मा ने सिसकते हुए बहती आंखों से कागज पर दस्तखत कर दिए थे, लेकिन अपने नालायक बेटे की शक्ल से उस समय उन्हें नफरत हो रही थी। अपनी मजबूरी पर वे रात दिन आंसू बहाती थी। घर खाली करते समय वे अपने घर को अपनी सूनी पथराई आंखों से घंटों निहारती रही। घर बिकने के सदमे से अम्मा उबर नहीं पा रही थी। वे ना तो ढंग से खाती थी, ना किसी से बात करती थी, बस हर समय चुपचाप आंसू बहाती रहती थी। एक दिन पड़ोस की मंगला मौसी, जो कि अम्मा की बहन जैसी थी, उनसे मिलने आई। क्या कर रही हो बहन? आंसू पोंछते हुए अम्मा बोली, कुछ नहीं मंगला, इस घर में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। वहाँ सब लोग कैसे हैं? सब अपनी अपनी दाल रोटी में लगे हुए हैं। हाँ, हम 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। अम्मा लहक कर बोली, 4 धाम? मेरे तो सब धाम यही हैं। अब तो मरकर ही घर से निकलेंगे। अपने लोगों की तो सारी जिंदगी बेटा बेटी और चूल्हे चौके में बीत गई। कुछ कभी अपने बारे में भी सोचोगी? तीर्थ यात्रा में जाने का तो बहुत मन है, लेकिन क्या करूं? स्वरा अभी छोटी है, नई जगह है, अकेली बहू को छोड़कर कैसे जाऊं? मैं तो 4 धाम यात्रा वाली सरकारी बस से यात्रा पर जा रही हूँ। किसी तरह रोते धोते हाय हाय करके ये जिंदगी बिताई है। कुछ ज्यादा नहीं कर सकती तो 4 धाम की यात्रा ही कर आऊं। बहुत अच्छा सोचा है बहन। मेरी तो आवृत्ति जमा की एक स्कीम पूरी हुई थी, उसके 4000 रुपये मिले थे। 1000 रुपये कम पड़ रहे तो रंजीत से कहा, उसने मुंह बनाया, लेकिन बहू अच्छी है, उसने रंजीत से कह सुनकर दिलवा दिया। अब वो मेरे जाने की तैयारी में लगी हुई है। अम्मा उत्सुक होकर बोले,
कब जाना है? अभी तो जाने में 1 महीना बाकी है, लेकिन बुकिंग तो अभी से करवानी पड़ेगी। जब पूरी सीटें भर जाएंगी तभी तो बस जाएगी। तभी बहू कनकलता चाय लेकर अंदर आई तो अम्मा उसे सुनाते हुए बोली, मैं भला कैसे जाऊंगी? बिटिया छोटी है, केशव को रात दिन अपनी फैक्ट्री के सिवा किसी बात से मतलब नहीं है। बहू को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। बहन, तुम भी खूब हो, इस उम्र में तीर्थ यात्रा पर नहीं जाओगी तो कब जाओगी? जब हाथ पैर बेकार हो जाएंगे। बिस्तर पर लेटे लेटे सोचती रहना कि सब मन की मन में ही रह गई। हमने सबका किया लेकिन अपने लिए कुछ न कर पाए। रुपए तो तुमने भी जोड़ कर रखे ही होंगे, काहे को किसी के आगे हाथ पसारे। चैन की ओर इशारा करती हुई बोली, गले में सोने की जंजीर न पहनोगी तो कुछ बिगड़ थोड़ी ही जाएगा। फिर तुम्हारा जैसा मन हो वैसा करो, लेकिन जीवन में मौके बार बार नहीं मिलते। अरे नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया। तीर्थ यात्रा पर तो जाने का मेरा भी मन कब से है, लेकिन कोई बात नहीं, भविष्य में कभी जाएंगे। ड्राइवर की आवाज से केशव की विचार श्रृंखला भंग हुई। वे वर्तमान में लौटते ही स्वरा स्वरा पुकारने लगे। इमरजेंसी वार्ड के बाहर स्वरा को चहलकदमी करता देख उनके कलेजे में ठंडक पड़ी। उन्होंने दौड़कर स्वरा को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। बेटी, तुम्हें ठीक देख मेरी जान में जान आई। वो तो कह रहा था, खून बहुत बह रहा था। पापा, राधे काका के सिर में चोट आई है, उनकी हालत सीरियस है। वे तेजी से दौड़कर डॉक्टर के पास गए और उसका अच्छे से अच्छा इलाज करने को कहा। राधे की पत्नी और बेटे को सांत्वना देते हुए बोले, तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। मैं इनका अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊंगा। तुम लोगों का घर खर्च के लिए रुपए घर पर पहुंच जाएंगे। इसके सिवा तुम्हें आधी रात को भी कोई जरूरत हो तो निसंकोच मुझे फोन करना। मालिक, आपकी कृपा है, रोती हुई राधे की पत्नी बोली थी। अब केशव स्वरा की ओर मुखातिब होते हुए बोले, बेटी, तुम्हें फोन करके अपनी कुशलता की खबर देनी चाहिए थी कि नहीं? एक्सीडेंट शब्द सुनते ही मेरे तो प्राण सूख गए थे। पापा, मैंने कई बार आपको फोन किया पर आपने फोन ही नहीं उठाया। केशव ने अपना फोन निकालकर देखा, उसमें स्वरा के 6 मिस कॉल थे। जाने कैसे फोन साइलेंट मोड पर चला गया था। राधे की हालत नाजुक थी, इसलिए केशव ने रात को वहीं रुकने का निश्चय किया। स्वरा अकेले घर जाने को तैयार नहीं थी, इसलिए अस्पताल के ही एक प्राइवेट रूम में दोनों जाकर बैठ गए। बेटी, स्वरा के एक्सीडेंट की खबर से आज वे ऐसी मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे थे कि उनका संपूर्ण अस्तित्व ही हिल उठा था। अपने जीवन में घटने वाली हर दुर्घटना के लिए उन्होंने हमेशा खुद के द्वारा किए गए अपराध की वजह से अपने को ही दोषी मानते गए थे। आज उन्होंने मन ही मन पूर्ण निश्चय कर लिया था कि वे आज अपनी बेटी के सक्षम अपने गुनाह को स्वीकार करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेंगे। अब उनके लिए यह बोझ असहनीय हो चुका है। मन ही मन सोचना और मुंह से बोलना दो अलग अलग बातें हैं। ऊहापोह की बेचैन मानसिक अवस्था में वे लगातार चहलकदमी कर रहे थे। पापा, राधे काका ठीक हो जाएंगे, आप इतना परेशान क्यों हैं? स्वरा, मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं तुमसे कैसे कहूँ अपने दिल का हाल। पता नहीं तुम मुझे माफ करोगी या नहीं। जीवन में सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन ठीक है, अब तुम मुझे चाहे सजा देना चाहो या माफी। पापा, आप कहिए जो कुछ कहना चाह रहे हैं। केशव अपनी बेटी स्वरा से आंखें नहीं मिला पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया। फिर बोले, बेटी, ध्यान से सुनो। तुम लगभग 3 वर्ष की थी तब मेरी आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। पैसा कमाने का मन में जुनून था। मैंने अम्मा से जबरदस्ती करके उनका घर बेच दिया और उन्हीं पैसों से पहली फैक्ट्री खरीदी। लेकिन खरीदना और उसे चलाना अलग बात होती है। मैं परेशान रहता था, तभी एक दिन अम्मा के मुंह से सुना। वे मंगला मौसी से कह रही थी, अपने अपने समय की बात है। अच्छा समय होता तो मेरा अपना घर ही काहे को छूटता। तुम्हारी माँ से मालूम हुआ कि अम्मा तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हैं। अम्मा की जिद के आगे मैं झुक गया और तुम्हारी माँ और मैंने उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेजने का निश्चय कर लिया। अम्मा के चेहरे पर उदासी के बादल छट गए थे। कनकलता उनके जाने की तैयारी में लग गई थी। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब अम्मा को बस पर तीर्थ यात्रा के लिए जाना था। मैं और कनकलता दोनों उन्हें बस पर बिठा कर आए।
तेरा माथा चूमते हुए अम्मा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तुम्हारी माँ बहुत खुश थी कि चलो अम्मा की कोई इच्छा तो वो पूरी कर पाई थी। कनकलता ने अपने पैसे से एक नया मोबाइल फोन लाकर अम्मा को दिया था। अम्मा, रोज एक बार फोन करके बताना कि कहाँ पहुँची, क्या देखा और कैसी हो। अम्मा बहू का लाड देख उसको गले से लगाकर रो पड़ी थी। मुझे फैक्ट्री चलाने के लिए ब्याज पर रुपया लेना पड़ता था, इसलिए जो फायदा होता था वो ब्याज में चला जाता था। मुझे कोई उपाय नहीं सूझता था। अम्मा को गए 1 हफ्ता हो गया था। घर में सन्नाटा लगा था। कनकलता को घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। छोटी सी गुड़िया सी तुम दादी दादी पुकार कर उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढा करती थी। अम्मा अपनी यात्रा में बहुत खुश थीं। वे अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके लौट रही थी। उसके बाद उनसे संपर्क टूट गया। तेरी माँ बहुत चिंतित थी। मैं अपनी उलझनों में था कि मंगला मौसी के बेटे मोहन का फोन आया कि बस का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए किसी भी यात्री के बारे में कुछ पता नहीं लग रहा। उसने सूचना देकर फोन काट दिया था। टीवी पर हेल्पलाइन नंबर देख हम लोग किसी तरह से घटना स्थल पर पहुंचे। वहां का दर्दनाक दृश्य देख कनकलता बेहोश हो गई थी। बस के आधे से अधिक यात्री अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके थे। कुछ के हाथ पैर कटे हुए थे, किसी का मुंह पिचका हुआ था, कोहराम मचा हुआ था। घर वालों की चीत्कार और प्रियजनों का रोना बिलखना बहुत ही विभत्स दृश्य था। बदहवास रिश्तेदार अपने प्रियजनों को खोजने के लिए शव को पलट पलट कर देख रहे थे। बस चूंकि सरकारी थी, इसलिए सरकार ने मुआवजा घोषित किया था। यात्रियों का बीमा भी हुआ था, इसलिए बीमा कंपनी की ओर से भी रुपया मिलना था। घायलों को सरकार 20,000 रुपये दे रही थी और मृतकों को 20 लाख रुपए देने की घोषणा मंत्री महोदय ने खुद की। वे घटना स्थल पर चेक बांटने के लिए आने वाले थे। बेटी, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि अम्मा का शव दिख जाए और मुझे 20 लाख रुपए का चेक मिल जाए। तभी एक एनजीओ कार्यकर्ता की आवाज कानों में पड़ी। कुदरत ने कैसा अन्याय किया है, हाथ पैर दोनों कट गए हैं, आती भी बाहर निकली पड़ रही है। वो अपने साथी से बोला, देखो जरा ये बूढ़ी अम्मा शायद अपने बेटे की आस में पल के खोले रखे हैं। काहे अम्मा अपने लड़के को ढूंढ रही हो। उन लोगों की बातें सुन महज जिज्ञासावश मेरी नजरें अम्मा की बेबस आंखों से टकराई। पल भर को मैं सहमा गया और मुझे अपना 20 लाख रुपए का चेक हाथ से जाता हुआ दिख रहा था। गंभीर रूप से घायल बेजबान अम्मा की आवाज अवश्य जा चुकी थी, पर उनकी लाचार आंखों ने अपने स्वार्थी बेटी की इस हरकत पर कुदरत से अवश्य मौत मांगी होगी। मैं पैसे का लालची और स्वार्थ में अंधा बेटा दूसरी लाश की शिनाख्त कर उसे अपनी अम्मा बताकर 20 लाख रुपए का चेक लेकर धंधे में लगा गया। पर तुम्हारी माँ कनकलता को कतई कभी विश्वास नहीं हुआ कि अम्मा अब इस दुनिया में नहीं है। उसी समय कनकलता गर्भवती भी हो गई थी, पर वो सदमे में थी और अपने धंधे में व्यस्त था। ना तो मुझे दिन का होश था, ना रात का। मुझे कनक को देखने की फुर्सत ही नहीं थी और जब अंबर पैदा हुआ तो मैंने खूब खुशी मनाई, पर कनक अभी भी गुमसुम रहती। जब 3 से 4 महीने के बाद अंबर में मेंटली रिटार्डेड होने का पता लगा तो पहली बार कनकलता को हिस्टीरिया का तेज दौरा पड़ा। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती गई। दोबारा होने वाले इस सदमे से वो फिर उबर नहीं पाई। वो पूर्ण रूप से मानसिक रोगी बन चुकी थी। मजबूरन मुझे उसे कमरे में बंद करना पड़ा। सोरा, मैं धन के ढेर पर बैठा हुआ उल्लू हूँ। मैंने अपनी अम्मा के साथ अन्याय किया। धन के लालच में मैं अंधा हो गया था। धन तो मुझे अताह मिल गया, पर जीवन से सब कुछ छिन गया। माँ के प्रति किए गए अपराध के अवसाद से पत्नी पागल हो गई और बेटा अपाहिज रह गया। वो जीवित लाश की तरह है। मैं मात्र तुम्हारे सहारे, तेरी उम्मीद पर जीवित हूँ, पर आज तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर से मैं अंदर तक कांप उठा। अब भविष्य में मुझ में कुछ भी खोने की शक्ति नहीं है। अम्मा की बेबस आंखें आज भी मुझे डराती हैं। मैं आज तक एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो सका हूँ। मैं पैसे के लालच में ऐसा अंधा था कि अपनी जीवित माँ को भी पहचानने से इनकार कर दिया। मैं अपराधी हूँ। मेरा अपराध क्षमा योग्य भी नहीं है।
अपने कलेजे पर अपराध के बोझ के भार को उठाकर घूम रहा हूँ। मेरी बेटी, अब इसके बाद मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारे सामने अपना दिल खोलकर रख दिया है। तुम जो चाहे वो सजा मुझे दे दो। मेरा सिर तुम्हारे सामने झुका है। केशव सिर झुकाए बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा था। स्वरा की तबीयत विमूढ़ कुछ समय निश्चल खड़ी रही। आज वो पापा की बेबस आंखों को पश्चाताप के आंसू बहाते देख रही थी। आखिरकार वो पापा के गले से लिपट गई। अब दो जोड़ी बेबस आंखों से आंसू बह रहे थे। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।